हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने प्रीवियस ईयर जेई मेंस या जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस लिए हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि जिस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं वो मेथड जनरली जो बुक्स में सॉल्यूशन दिया रहता है उससे थोड़ा सा फास्ट होगा और इन सारे प्रॉब्लम्स में मैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो ये पहला 3 प्रॉब्लम है, नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम ये है और नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स ये हैं। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन वीडियो देखिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ z1 एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 देन आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है और आप देखेंगे कि इस लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जनरली इन सारे क्वेश्चंस को मैं ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करके सॉल्व करूंगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करने में आपको इंट्यूटिव फीलिंग आती है और क्वेश्चन जनरली ज़्यादा फास्ट सॉल्व होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में बच्चों को वो स्ट्राइक नहीं करता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जनरली देखा कि अच्छा z1 है तो z1 को x1 प्लस iy1 कुछ लिख दो, मॉड निकालना है तो इसका मॉड निकालो, या इधर देखा कि दोनों साइड इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज इक्वल टू z1 प्लस मॉड z2 है, तो क्या करेंगे कि अच्छा इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, वो सब कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। आप उस मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा फास्ट होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको दे रखा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको ये कह रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है, जो ऑब्वियसली तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका मॉडुलस दोनों के सम के बराबर है। लेकिन हम लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और वो प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉड z1 प्लस z2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये तो हर कोई जानता है। और ये कहाँ से आता है? ये ऑब्वियसली आता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 और z2 का सम करना है तो क्या करिएगा, आप इस z2 वेक्टर को इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दीजिए, डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाइए तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, z2 वेक्टर हो गया और इन दोनों का सम हो जाएगा ये z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 डायमेंशन में एक 2 डायमेंशनल वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब डिटेल में मैंने अपनी थियरी में बताया था। तो ये डायग्राम तो सबको क्लियर होगा ना। ये देखिए z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको करना है z1 प्लस z2, तो क्या करिएगा, z1 का जहाँ पर हेड खत्म हो रहा है वहाँ से z2 वेक्टर या z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दोनों का सम हो गया ये वाला वेक्टर या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2। अब आप जानते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कि थर्ड साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 साइड्स, यानी कि मॉड z1 प्लस z2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये तो हर बच्चे को पता है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी हो गया है, इक्वल टू हो गया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये इक्वल टू कब होगा। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये इक्वल तभी होगा जब ये z1 वेक्टर, z2 वेक्टर और ओरिजिन कोलिनियर हो जाए और z1 और z2 ओरिजिन के एक ही साइड हो। आप डायग्राम से यहाँ से देखिए, ये है z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो जाए और ओरिजिन यहाँ पे है और ये तीनों ओरिजिन z1 और z2 अगर कोलिनियर हो जाए, यानी कि इन तीनों को कनेक्ट करता हुआ मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ ऐसा, ये, तो उस केस में आप देखिएगा कि मॉड z1 प्लस z2 उसका मॉड क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा ये वाला लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे z1 है और यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि z2 आ गया। इस केस में आप देखिए z1 प्लस z2 ये हो गया, तो आप कह सकते हैं ना कि जो z1 प्लस z2 है, जो ये वाला वेक्टर है, इसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, इसके मॉडुलस के बराबर, यानी कि z1 के मॉडुलस के बराबर और इसके मॉडुलस के बराबर। इसका मॉडुलस क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z2। यानी कि ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कब कन्वर्ट होगा, जब ओरिजिन z1 z2 तीनों कोलिनियर हो
और Z1 Z2 दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ हो। ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, एक ही तरफ होना क्यों जरूरी है। आप Z1 ले लेते हैं 5, Z2 ले लेते हैं 4, तो 5 + 4 का मॉडुलस क्या हो जाता है 9। ये इक्वल हो जाएगा। और ऑब्वियसली रियल नंबर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल केस ले रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5, दूसरा है 4। तो ये देखिए 0 और यहाँ पे नंबर होगा 5, यहाँ पे नंबर होगा 4। नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कोलिनियर भी हुआ। कोलिनियर होने के साथ साथ ये भी हुआ ना कि जो 4 है और जो 5 है वो ओरिजिन के एक तरफ लाई कर रहा है। 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 9 = 5 + 4। लेकिन अगर ये 4 की जगह मान लीजिए दूसरा नंबर होता -1, उस केस में क्या हो जाता, -1 यहाँ आ गया। तो अब आप क्या करिए 5 और -1, तो Z1 + Z2 क्या हो जाएगा 5 - 1, क्या हो गया 5 - 1 हो गया 4। लेकिन ये जो 4 है वो मॉडुलस ऑफ 5 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 देखिए नहीं होगा ना, आप यहाँ से देख लीजिए। मॉडुलस ऑफ 5 हो गया 5, इसका मॉडुलस हो गया 1, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। लेकिन ये क्या है 4 के बराबर तो नहीं है। तो अगर दोनों नंबर्स ऐसे हैं Z1 और Z2 कि एक नंबर ओरिजिन के एक साइड में है और दूसरा नंबर ओरिजिन के दूसरे साइड में है, तब तो ये इक्वालिटी साइन नहीं होगा। तो ये की फंडा इसमें समझने का है कि अगर दिस मॉडुलस Z1 + Z2 दिस इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 + मॉडुलस Z2, तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ओरिजिन वो नंबर Z1 और तीसरा नंबर Z2 तीनों कोलिनियर हो और साथ ही साथ Z1 और Z2 ओरिजिन के एक ही तरफ हो। जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर लाइन पे ही लाई करे। ये तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल लिया है, इसलिए मैंने इसको रियल नंबर के टर्म्स में आपको समझा दिया है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन अगर यहाँ पे है, एक नंबर Z1 यहाँ पे है, तो दूसरा नंबर Z2 इसी लाइन पे होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए और Z1 Z2 ओरिजिन के एक तरफ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस Z1 + Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 + मॉडुलस Z2। अब अगर Z1 और Z2 और ओरिजिन तीनों कोलिनियर हैं, इसका मतलब क्या होगा, आप सीधे कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये कह सकते हैं। इसका मतलब माइनस करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका हो गया 0। जनरली तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी होता है। ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट कब होता है, जब ओरिजिन Z1 Z2 तीनों कोलिनियर हों और Z1 और Z2 ओरिजिन के एक ही तरफ हों। तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 दोनों इक्वल होंगे, यानी कि माइनस करिएगा तो आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में अभी हम लोग उसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा था। इसमें दे रखा है कि इफ़ मॉड Z² - 1 दिस इज इक्वल टू मॉड Z² + 1 देन Z लाइज ऑन। अब इस क्वेश्चन को आप एनालिटिकली या यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप क्या करिएगा कि Z = x + iy लीजिएगा, फिर Z² फाइंड करिए, फिर मॉडुलस Z का स्क्वायर फाइंड करिए, फिर यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करिए, तो आपको मिल जाएगा कि x और y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। लेकिन ये मेथड बहुत ही लंबा है। मैं जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, आप ये देखिए कि आपको दे रखा है कि Z² - 1 दिस इज इक्वल टू मॉड Z² + 1। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मॉड Z² है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ Z², दोनों सेम चीज़ है। क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z = Re⁻⁴ है, उसको मैंने पोलर फॉर्म में लिखा है, तो Z² क्या हो जाएगा, Z² हो जाएगा R² e⁻²i⁻। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो मॉड Z² हुआ, ये क्या हो जाएगा R² के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू Z² का मॉडुलस क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तो ये तो हर कोई जानता है कि आप मॉड Z² करिए या मॉडुलस ऑफ Z² लीजिए, दोनों एक चीज़ है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ Z², इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ Z² + 1। अब लेफ्ट में देखिए क्या है, ये है Z² - 1, इसको मैं ऐसे लिख दूँ Z² + -1 दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z² + 1। अब ये 1 क्या है, इस -1 का मॉडुलस है, तो ये जो +1 मैंने लिखा है इसको मैं ऐसे कर दूं मॉडुलस ऑफ -1, सेम चीज़ है। तो देखिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखा था उसी को बस मैंने प्लस माइनस थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दिया है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आपको क्या बता रहा है कि Z² एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
-1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो रियल नंबर है, लेकिन हर रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है ना। तो z² और -1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि इनका जो सम का मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z² प्लस मॉडुलस ऑफ -1। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था ना, कौन सा वाला, कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस अगर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 के बराबर हो जाए तो दिस इम्प्लाइज ऑरिजिन z1 और z2 तीनों कोलिनियर होते हैं, और ना सिर्फ कोलिनियर होते हैं, ये ऑरिजिन के एक ही तरफ होते हैं। ये तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रूफ किया था, चिल्ला चिल्ला के बहुत टाइम लेके प्रूफ किया था। तो आप ये रिजल्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 से जान रहे हैं, उसी रिजल्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इसमें z1 की जगह क्या है? ये z² है। z2 की जगह क्या है? ये -1 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑरिजिन, बना ही देते हैं भाई, कहाँ गया ऑरिजिन मेरा, ऑरिजिन -1 और z², ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ये z² इधर भी हो सकता है, -1 के इधर भी, या -1 के इधर भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ऑरिजिन -1 और z² तीनों कोलिनियर हैं, और -1 और z² जो है वो ऑरिजिन के एक ही तरफ है। यानी कि ये जो z² है वो ऑरिजिन के इधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो अब इस z² का आर्गुमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल है ना, -1 का आर्गुमेंट क्या होता है? पाई होता है। तो z² का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इसका भी आर्गुमेंट पाई होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z² दिस इज इक्वल टू पाई। अब आर्गुमेंट ऑफ z² अगर पाई है तो आर्गुमेंट ऑफ z² क्या होता है? 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसको मैं लिख दूँ 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई। दिस इम्प्लाइज आर्गुमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल टू π/2। दिस इम्प्लाइज z क्या हो जाएगा? z इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतना लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर बच्चे ध्यान से देखें तो इसी इक्वेशन को देखते ही यहाँ से ही उनको लग जाएगा कि z² और -1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑरिजिन एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब z² -1 ऑरिजिन इसी लाइन पे रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब z² जो है इसका आर्गुमेंट पाई हो गया, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z π/2 हो गया, यानी कि z जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द इनइक्वालिटी मॉड z-4 इज लेस देन मॉड z-2 रिप्रेजेंट्स द रीजन गिवन बाई। अब इस क्वेश्चन को भी आप अलजेब्राइक मेथड से कर सकते हैं कि z को हम लोग मान लेते हैं कि भाई चलो x प्लस iy हो गया, तो मॉड z-4 होल स्क्वायर दिस इज लेस देन मॉड z-2 होल स्क्वायर करिए, फिर इधर का मॉडुलस लेकर के स्क्वायर करिए, तो x-4 होल स्क्वायर प्लस y² कुछ इस तरह का आएगा। फिर उस इक्वेशन को ब्रेक करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जनरली हर बुक में ऐसे ही आपको मिलेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मेथड से, ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट्स का यूज़ करके सॉल्व करना। ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट्स का यूज़ करके अगर आप सॉल्व करिएगा तो इंट्यूटिव फील भी आता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है, और ज़्यादा फास्ट होता है। तो अब इसको भी देखिए ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z-4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई z एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम 4, तो 4 कहीं यहाँ पर होगा, आजा भाई 4 कहाँ है? तू यहाँ है, आजा 4 यहाँ गया। उसी तरह मॉडुलस ऑफ z-2 क्या हो जाएगा? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 2, तो 2 मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है, 2 है। अब अगर ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि मॉड z-4 हैड इट बीन इक्वल टू मॉड z-2, तो इसका लोकस क्या होता है? ये आप देख सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होता है इसका मतलब z वैसे पॉइंट्स हैं जो 2 और 4 से इक्वी डिस्टेंट हैं। तो 2 इस पॉइंट और 4 इससे इक्वी डिस्टेंट वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे? इस 2 और 4 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यहाँ पे कहीं, वही होगा ना, ये वाला, ये होगा। ये तो आप लोग ज्योमेट्री से जानते ही होंगे ना कि ये 2 है, ये 4 है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वाले पॉइंट्स, नीचे वाले पॉइंट्स, यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 2 और 4 से इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो अगर इक्वेशन ऐसा कुछ होता कि मॉडुलस ऑफ z-4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z-2, तो लोकस कैसा बनता? कौन से पॉइंट्स होते हैं? 2 और 4 के बीच में जो लाइन है
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला लाइन होता x इज इक्वल टू 3 या रियल पार्ट इज इक्वल टू 3, ये वाला लाइन होता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि मॉड z-4 इज लेस देन मॉड z-2, यानी कि z वैसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस 4 से कम है एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2। तो मॉड z-4 लेस देन मॉड z-2 है। इसका मतलब z ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो 4 से ज़्यादा नज़दीक हैं एज कंपेयर टू 2, यानी कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, ये सब होंगे ना, इधर वाले होंगे। इस लाइन x इज इक्वल टू 3 जो लाइन है, इस लाइन के राइट वाले पॉइंट्स होंगे। राइट वाले पॉइंट्स की खासियत क्या है कि उनका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर है ये, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये था कि आप 2 ये पॉइंट है, 4 ये पॉइंट है, अगर ये इनइक्वालिटी नहीं होकर के इक्वालिटी होती तो हम लोग क्या बनाते, ये स्ट्रेट लाइन बनाते, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। तो इस ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 2 and 4, सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस 2 और 4 से सेम है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि z-4 इज लेस देन z-2, यानी कि वैसे पॉइंट्स को हमें ढूंढना है जो 4 से नज़दीक हैं एज कंपेयर टू 2, यानी कि वो सारे पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स होंगे। इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इधर वाले पॉइंट्स की पहचान ये है कि उनका x कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा है, यानी कि उनका रियल पार्ट जो है वो 3 से बड़ा है। रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड, उससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको 1-2 मिनट में आंसर आ जाता है। लेकिन एल्जेब्राइक मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात आपको ये फील नहीं आता है कि ये लेस देन z-2 और ये सब लिखा है, इसका मतलब क्या है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि एल्जेब्राइक मेथड में कैलकुलेशन लेंदी होता है, और लेंदी कैलकुलेशन है तो सिली मिस्टेक भी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में जनरली सिली मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड की प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चों को फर्स्ट टाइम में बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करता है। स्ट्राइक आपको तभी करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपको मॉडुलस ऑफ z माइनस सम अदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, मॉडुलस ऑफ z माइनस z0, तो इसको समझिए कि ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z0। तो उस तरीके से अगर इन इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटीज़ को आप इंटरप्रेट करेंगे तो क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम जेईई मेंस 2020 का है। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z माइनस आई बाई z प्लस 2i इज इक्वल टू 1 एंड मॉड z इज इक्वल टू 5/2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 3i इज। अब इस क्वेश्चन को भी आप एनालिटिकल मेथड से कर सकते हैं। उस मेथड में क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है ना, मॉड z माइनस आई डिवाइडेड बाई z प्लस 2i, इसका मॉड 1 है तो इसमें z की जगह x प्लस आई वाई रखिए, फिर इसका मॉडुलस फाइंड करिए, उसको 1 से इक्वेट करिए तो आपको y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो कि आप ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट्स लगाइए, वो फास्ट होता है, उस मेथड से आपको ज़्यादा फील आता है। इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि मॉड z माइनस आई डिवाइडेड बाई z प्लस 2i इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लोग जानते हैं क्या है कि z माइनस आई और z प्लस 2i दोनों का मॉड इक्वल है। तो z माइनस आई का मॉड का मतलब क्या है कि यहाँ पर i कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से z का डिस्टेंस, और z प्लस 2i को हम लोग ऐसे लिखते हैं z माइनस माइनस 2i। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस माइनस 2i से z का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट i हो गया, यहाँ पर पॉइंट माइनस 2i हो गया, और z ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस i से और माइनस 2i यहाँ से
इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, i और -2i को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए। यहाँ पर कहीं लाइन आएगा y इज इक्वल टू -½ पे। आप देख लीजिए ना, ये i है, ये -2i है, कितना डिस्टेंस हुआ, 3 डिस्टेंस हुआ। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इससे 3/2 डिस्टेंस पे होगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा वो लाइन कहीं यहाँ पे बना दो भाई। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2। ये जो इक्वेशन दे रखा है ये आपको बता रहा है कि z वैसे पॉइंट्स हैं जो i से और -2i से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब वो i और -2i को जो कनेक्ट करता हुआ लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, यानी कि z जो है वो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 है, डिस्टेंस 3 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ऊपर से या नीचे से 3/2 डिस्टेंस पे होगा, यानी कि z ऐसा पॉइंट है जिसका y की वैल्यू -1/2 के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि मॉड z इज इक्वल टू 5/2, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड z² दिस इज इक्वल टू 25/4। अब y की वैल्यू मालूम है तो हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y² दिस इज इक्वल टू 25/4, x² प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ से x² की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, 24/4 यानी कि x² की वैल्यू 6 आ गई। एग्जैक्टली मैं x की वैल्यू इसलिए नहीं फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे मॉड ऑफ z प्लस 3i फाइंड करना है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा ये था कि ये जो y इज इक्वल टू -1/2 फाइंड करने का जो तरीका है ना, वो ये वाला तरीका यूज़ करिए, ज्योमेट्री वाला तरीका, इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें फाइंड क्या करना है, z प्लस 3i का मॉडुलस, यानी कि x प्लस y कितना है भाई, y तो -1/2 है ना, तो उसको लिख ही देते हैं, x -1/2i प्लस 3i इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3 -1/2 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 प्लस 25/4 यानी कि ये हो जाएगा 49/4। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा 49/4 का स्क्वायर रूट यानी कि 7/2। तो आंसर हो गया बी 7/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी जेई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा ये प्रॉब्लम है। इफ़ z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड रियल z प्लस मॉड इमेजिनरी z इज इक्वल टू 4 देन मॉड z कैन नॉट बी, इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मॉड रियल z, अगर z कोई नंबर है x प्लस iy तो मॉड ऑफ रियल z का मतलब क्या हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड y दिस इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है ना मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4, इसको अगर आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4। तो इससे तो 4 इक्वेशन मिलेगा ना, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक केस में हो जाएगा -x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक केस में हो जाएगा +x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक केस में हो जाएगा +x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4 है तो इससे आपको 4 इक्वेशन मिलेगा और चारों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है। अब इन चारों इक्वेशन को जब आप XY डायग्राम में प्लॉट करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, चारों का ग्राफ ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन, ये एक ग्राफ होगा, ये एक ग्राफ होगा, ये होगा, ये होगा, और ये सब पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 0 4, ये तो बहुत सिंपल है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 -4। और z जो है वो कहाँ लाई करेगा, z जो है वो इसी ब्लू वाले लाइन पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि इसी ब्लू लाइन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 4। तो z जो है वो इस ब्लू लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है। और अब आपसे पूछा गया है कि मॉड z क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम तो यहाँ पर होगा मॉड z की वैल्यू, मॉड z का मतलब क्या है, z पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन ये है तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस आप देखिए यहाँ पर होगा, उसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड z जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर एक सर्कल बना दे ऐसा, ये जो सर्कल है ये सर्कल क्या दिखा रहा है, ये सर्कल वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मॉड z की वैल्यू 4 के बराबर हैं।
तो मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू तो 4 हो सकता है, और किस केस में 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 4 पॉइंट्स के लिए मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। अब मेन पॉइंट ये है कि मॉड z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि ओरिजिन से z का मिनिमम डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली z कहाँ पे लाई कर रहा है, z लाई कर रहा है इस लाइन पे या इस लाइन पे या इस लाइन पे या इस लाइन पे, इन्हीं चारों लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो इन चारों लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उनका ओरिजिन से यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये आपको दिखा रहा है मॉड z की मिनिमम वैल्यू। इस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू अगर p लिखते हैं तो ये p दिखा रहा है कि जो मॉड z है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आप इस p को रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा यहाँ पे। तो ये ग्रीन सर्कल क्या दिखा रहा है, मॉड z की मिनिमम वैल्यू वाला जो रेडियस है वो सर्कल है। ये जो मैजेंटा कलर में है वो क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो जो मॉड z की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में होगी, क्योंकि z कहाँ पे लाई कर रहा है, z देखिए यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, z तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो उन सब जगह पे मॉड z की वैल्यू क्या होगी, इस मिनिमम जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इस p की वैल्यू इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगी। मैक्सिमम की वैल्यू तो हमने 4 फाइंड कर ली है। तो अब इस p की वैल्यू क्या होगी, पहले ये फाइंड करते हैं। p की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ये क्या है, 4 है, ये 4 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें यहाँ से वर्टेक्स से आपने हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसका एरिया कितना होगा, बेस 4 है, हाइट 4 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 4। अब अगर हम लोग इसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस इसको बना देते हैं हाइपोटेन्यूस को, तो ये जो p है वो तो हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू p हाइट इंटू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√2। तो यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, p की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस 4 है, हाइट भी 4 है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो 2√2 हो गया मॉड z की मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं √16, और मॉड z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2√2। 2√2 को हम लोग लिख सकते हैं √8। तो जो मॉड z है ना, वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। तो आप देखिए √8 पॉसिबल है, √10 पॉसिबल है क्योंकि वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है। ये √17/2 है, यानी कि √8.5 है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये √7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में नहीं है, √8 से छोटा है √7, इसलिए a ये नहीं हो सकता है। मॉड z कैन नॉट बी √7, तो ये इसका सही ऑप्शन है √7। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा ये था कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ना आपको, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4, इससे आप 4 स्ट्रेट लाइन बनाइए, और आप ये देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सभी के सभी इसी ब्लू स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अब इस ब्लू स्ट्रेट लाइन पे मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √16। z यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू √16 हो सकती है। और अगर z यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, तो मॉड z की वैल्यू √8 होगी।